dear all, welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh and this is the third chapter of civics, and today we are going to learn about the making of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसके बारे में हम बात करेंगे आज, और साथ ही साथ हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रीएम्बल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसा कि हमने अफ्रीका के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत ह्यूज और डाइवर्सिफाइड कंट्री है, ये बहुत इजी टास्क नहीं था, कोई इजी अफेयर नहीं था। इसके लिए बहुत सारा चेंजेस लाना ज़रूरी था और एक कोऑर्डिनेशन चाहिए था, एक यूनाइटेडनेस चाहिए थी। तो यहाँ पे एक बहुत ही सारी बातों को ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। तो ये देखते हुए हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाना कहीं से भी इजी नहीं था। यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगा है, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि इसको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए 2 years 11 month एंड 18 days का टाइम पीरियड लगा है, और एक अच्छी अमाउंट का उस टाइम पे मनी भी लगी थी। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे तो उस समय वो अपना लॉ और रेगुलेशन रूल्स ये सब अपने बनाते थे, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय जितने भी पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ठीक है, रूलर्स हुआ करते थे, हर एक स्टेट के, हर राज्य के, हर क्षेत्र के रूलर्स हुआ करते थे, तो वो अपने क्षेत्र को खुद ही रूल करते थे। तो उन सारे प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करने की ज़रूरत थी, उनको कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत थी, तब जाके एक नेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया जा सकता था। तो ये बहुत इजी नहीं था सारे प्रिंसली स्टेट को एकत्रित करना, या तो अगर वो अलग से रूल करते, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अलग से बनाते, जैसे कि वो पहले से बनाते आए हैं, अपने सत्ता खुद से चलाते, तो ये इजी नहीं होता कंट्री के अंदर कोई भी एक राज्य अपने हिसाब से रूल करे। तो पूरी कंट्री को एक ही रूल के द्वारा चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डॉक्यूमेंट है जिसको ड्राफ्ट किया गया था कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहते थे। जो कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे असेंबली के, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी कहा जाता था। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे, और ये जो पहले, अगर हम पहले की बात करें तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 कांग्रेस लीडर्स ने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए, ठीक है। और ये धीरे धीरे मतलब स्टार्ट हो गया था उसी समय से कि हमारा खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। और आप सबको पता है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है भीमराव अंबेडकर, उनके नेतृत्व में पूरा ड्राफ्टिंग की गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 299 मेंबर्स थे, उनकी हेल्प से ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया था। इंडिया के हर एक पर्सन को उनके हक को, उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको इतना समय लगा, इसको अडॉप्ट किया गया। अच्छा, अडॉप्शन और इसका इन्फोर्समेंट, ये अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हो गया तो उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन ये इफ़ेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए उस दिन हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। असल मायने में हम लोग गणतंत्र हुए थे, रिपब्लिक हुए थे, हमारा खुद का लॉ मेकिंग बॉडी थी, हमारा खुद का एक संविधान था जिसके अंदर हमारी कंट्री रन कर सकती थी। तो ये जो था ये हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इन्फोर्स हुआ था। इसीलिए उस दिन हम लोग ये रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और हम लोग ये देखेंगे कि प्रीएम्बल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं।
तो जैसे कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, प्रियम्बल मतलब कि प्रस्तावना। प्रस्तावना एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि रीजंस बताता है और हमें गाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या वैल्यू कंटेन करता है। मतलब जैसे कोई बुक होती है तो वो बुक के स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्टरी पेज होता है, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है जो बताता है कि ये बुक का जो बेसिक एम है या क्या इम्पोर्टेंस है, या किस वो उस बुक में क्या इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं, क्या क्या बेसिस हैं उसके, वो सारी चीज़ें हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है बुक के इंट्रोडक्टरी पेज। वैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन भी एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, जो प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक डिटेल एनालिसिस, एक ब्रीफ डिटेल मतलब देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कंटेन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलमी resolved to constitute India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure all the citizen justice, social, economic and political liberty। ये जितनी भी बातें कही गई हैं इसमें देखिए जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, liberty, equality and fraternity, ये सारी जो बातें हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक गाइडलाइन है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें प्रोविजंस बनाए गए हैं, राइट रूल्स बनाए गए हैं, ये सब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, लोगों के हित के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब हम लोगों की बात हो रही है, जो हम लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, ठीक है, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है, इस सब लोगों की बात हो रही है। ठीक है, सर्वजन मतलब एक तरह से प्रभुत्व संपन्न, जो लोग होते हैं, जो पीपल है, उन वो जो हैं उनके पास सुप्रीम राइट है डिसीजन मेकिंग का, वो डिसीजन ले सकते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों अफेयर्स में, क्योंकि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, हम ही से ही कोई चुना जाता है और वो रूल करता है। तो रूलर्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो यहाँ पे सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी, और सेकुलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, मतलब कि यहाँ पे किसी एक रिलीजन का ही फेवर नहीं होगा, हर रिलीजन को समान माना गया है। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक गणराज्य, रिपब्लिक गणराज्य। उसके बाद जस्टिस पे ध्यान दिया गया है, जस्टिस न्याय, अच्छी न्यायपालिका, इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता, फर्टर्निटी भाईचारा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब देखी जाती है और इसी के बिहाफ में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये था प्रियम्बल के इंट्रोडक्टरी नोट में क्या क्या दिया गया उसके बारे में। आपकी बुक में भी ये मेंशन है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या बातें इन सारी चीज़ों में कही गई है, जो ये प्रियम्बल के स्टेटमेंट में दिया गया है, जो बड़े बड़े वर्ड्स दिए गए हैं उनका क्या मायने हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं अपने से भी। ये देखिए इसमें सारी चीज़ें दी गई है, आप चाहे तो इससे भी नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आप ये जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं इनका मतलब तो आपने हमेशा से सुना है, इसके बारे में आप इससे भी समझ सकते हैं। तो इसको ज़रूर से पढ़िए, समझिए, और इसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इन सारी बातों पे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा बेस्ड है और उसको डिज़ाइन किया गया है, ताकि पूरे कंट्री के जितने भी सिटीज़न हैं सबके स्टेटस को ध्यान में रखते हुए, सबके राइट्स को सेफगार्ड करते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया है। इस पूरे चैप्टर में स्टूडेंट यही सारी बातें बताई गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या बातें कही गई हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि इन सारे जो प्रियम्बल्स के ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड भी आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इक्वालिटी कैसे है, लिबर्टी कैसे है, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ये कैसे है, रिपब्लिक कैसे है, जस्टिस कहाँ पे देखने को मिलता है। पूरी जो गवर्नमेंट है वो 3 ऑर्गन्स में वर्क करती है। एक तो आप सबको पता है कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो नियम कानून को बनाती है,
और उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कि उस नियम कानून के दायरे पे वर्क करवाते हैं, मतलब कि कोई भी टास्क जो गवर्नमेंट सेट करती है उसको कंप्लीट करवाने का जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव्स की होती है। उसके बाद हमारे पास एक जुडिशरी लेवल में भी एक पावरफुल ऑर्गन होता है जिसको जुडिशरी भी कहते हैं, जुडिशियल ऑर्गन होता है, जिसमें हमारी न्यायपालिका आती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि गवर्नमेंट ये तीनों ऑर्गन्स पे ही वर्क करती है। नियम बनाना, नियम को लागू करवाना, और नियम को लागू करवाने के बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व जुडिशरी बॉडी के तहत करवाना। सो डियर स्टूडेंट, यही था इस चैप्टर में। आप, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको अच्छे से समझिए अपनी बुक की हेल्प से, इस लेक्चर को पूरा वॉच करिए अच्छे से, और जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और इसकी समरी भी आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपको नोट्स इसके अवेलेबल कराऊंगी। और इसको ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको और भी मेरे द्वारा बनाए हुए लेक्चर प्रोवाइड हो सके। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। I will provide you the next lecture in the next video. Bye bye.